तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स, सरफेस टेंशन, और इसमें पढ़ा रहे हैं अपन आर्टिकल जो है ड्रॉप्स एंड बबल्स से रिलेटेड। पढ़ रहा हूँ मैं एनसीईआरटी का। वन कॉन्सिक्वेंस ऑफ सरफेस टेंशन इज दैट फ्री लिक्विड्स, ड्रॉप्स एंड बबल्स आर स्फेरिकल इफ ग्रेविटी इफेक्ट्स कैन बी नेग्लेक्टेड। तो ठीक है, क्वेश्चन लिख दीजिए। एक क्वेश्चन लिख दीजिए। व्हाट आर द फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ liquid drop? What are the forces acting on a liquid drop? एक लिक्विड ड्रॉप पे फोर्सेस कौन कौन से काम कर रहे हैं? तो एक्चुअली इस पर दो मेन फोर्स होते हैं। एक तो इसका ग्रेविटी का फोर्स होता है, नंबर वन ग्रेविटी, एंड नंबर टू फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन। अगर यहाँ बात करें तो फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन यहाँ काम करता है, और नीचे बात करेंगे तो वो वहां का टेंजेंशियल काम करता है एरिया को मिनिमाइज करने के लिए। ये फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन है और ये भी फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन है। तो दो फोर्स है, नंबर वन ग्रेविटी और नंबर टू फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन। ये दो फोर्स एक लिक्विड ड्रॉप पे काम करते हैं। और हर फोर्स के कारण कोई भी सिस्टम अपनी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमाइज करना चाहता है। तो mg के कारण वो अपनी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी मिनिमाइज करना चाहता है। ये है उसकी cg। तो ऐसा लिख दीजिए, इसके आगे एक और बात लिख दीजिए, बस ऐसे ही आप। to lower its gravitational potential energy, to lower its gravitational potential energy, the drop tends to lower, the drop tends to lower its cg। इसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को मिनिमाइज करने के लिए, टू लोअर नहीं, टू मिनिमाइज इट्स ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, टू मिनिमाइज इट्स ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, और ड्रॉप टेंड्स टू लोअर इट्स cg। और नंबर टू लिख दीजिए, टू मिनिमाइज इट्स सरफेस एनर्जी, to minimize its surface energy, a drop tends to minimize the surface area। हर सिस्टम में टेंडेंसी होती है अपनी ग्रेविटेशनल, अपनी पोटेंशियल एनर्जी को मिनिमाइज करने की। तो इसको अपनी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी मिनिमाइज करनी है और अपना सरफेस एरिया भी मिनिमाइज करना है। और इसलिए जो लिक्विड ड्रॉप होती है, वो थोड़ी ऐसी हो जाती है। Therefore, a liquid drop gets flattened, ये इसका फ्लैट फेस है। A liquid drop gets flattened, ओवल शेप हो जाती है। लिक्विड ड्रॉप जो है वो ओवल शेप हो जाती है। अगर थोड़ी मोटी सी बूंद हो तो थोड़ा ऐसा ही सा कुछ उसका शेप आपको दिखेगा, क्योंकि उसने अपना ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी मिनिमाइज करने के लिए अपनी cg को लोअर कर दिया है। ये है। और अगर बहुत ही छोटी बूंद हो जिसका mg नेग्लिजिबल हो, तो फिर उसका शेप मेनली या एसेंशियली इज डिटरमिन्ड बाय द फोर्सेस ऑफ सरफेस टेंशन ओनली। ऐसा भी डैश करके ही लिख दीजिए। फॉर अ वेरी स्मॉल ड्रॉप लाइक अ ड्यू ड्रॉप, for a very small drop like a dew drop, mg can be neglected। अगर बहुत ही छोटी ड्रॉप है तो its mg can be neglected, and the shape is now essentially determined by the force of surface tension। छोटी बूंद का जो शेप होता है that is determined essentially by the forces of surface tension only। अदरवाइज तो ग्रेविटी भी होती है, पर छोटी बूंद पे केवल सरफेस टेंशन का फोर्स काम करती है। एंड देयरफॉर a tiny liquid drop is almost spherical।
टाइनी ड्रॉप है उसे आप परफेक्टली स्फेरिकल भी बोल सकते हैं, ऑलमोस्ट स्फेरिकल बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ mg का फोर्स सरफेस टेंशन के फोर्स के कंपैरिजन में 0 हो गया है। अब सिर्फ सरफेस टेंशन का ही फोर्स बचा है, और सरफेस टेंशन के कारण तो सरफेस एरिया मिनिमाइज करना है, और सरफेस एरिया मिनिमाइज करना है तो एक बात हम जानते हैं, फिर से लिख दीजिए, फॉर अ गिवन वॉल्यूम, surface area is minimum for a sphere. गिवन वॉल्यूम के लिए सरफेस एरिया स्फीयर के लिए मिनिमम होता है, and therefore drops of a liquid are spherical in shape. Drops of a liquid are spherical in shape. काम की बात यह है कि अगर आपसे कोई कहे कि रेन ड्रॉप्स आर स्फेरिकल बिकॉज ऑफ, तो आपको बोलना फोर्सेस ऑफ सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन में, सरफेस में इसकी सरफेस टेंशन में है, इसकी सरफेस टेंशन में है, और वो घूमती घूमती फिर स्फेरिकल बन जाती है। गिवन वॉल्यूम के लिए सरफेस एरिया इज मिनिमम फॉर अ स्फीयर। You must have seen this especially clearly in small drops just formed on a high speed spray or jet, and in soap bubbles blown by most of us in childhood. Soap bubbles हमने डेफिनेटली बचपन में फुलाए ही हैं, मतलब बबल्स का शेप भी, इन बबल में तो mg, ऐसा अगली लाइन लिख दीजिए, for a soap bubble mg is negligible because it has a thin film of soap. एक soap bubble जो है वो ऐसा माना जा सकता है, यहाँ सोप सॉल्यूशन है, यहाँ भी एयर है और यहाँ भी एयर है, तो इसमें इसका जो mg है सोप सॉल्यूशन का वो तो नेग्लिजिबल है ही। तो यहाँ पर भी फोर्सेस आर डिटरमिन्ड बाय सरफेस टेंशन ओनली, द शेप इज डिटरमिन्ड बाय फोर्सेस ऑफ सरफेस टेंशन ओनली, शेप इज डिटरमिन्ड बाय फोर्सेस ऑफ सरफेस टेंशन ओनली। सो बबल में भी mg तो नेग्लिजिबल है, तो शेप इज डिटरमिन्ड बाय द फोर्सेस ऑफ सरफेस टेंशन ओनली, and therefore so bubbles also are almost perfectly spherical. So bubbles also are almost perfectly spherical. ये है काम। कहता why the drops or bubbles are spherical, what keeps so bubbles stable? शायद स्टेबल वाली बात अपन को नहीं पता, बाकी तो अपन पढ़ चुके हैं। कहता as we have been saying repeatedly, a liquid air interface has energy. So for a given volume, the surface with minimum energy is the only one with least area. Spherical जिसका shape होगा given volume के लिए, उसी का area minimum होगा, and the sphere has this property. Sphere में given volume के लिए area minimum होता है। कहता है though it is out of the scope of this book, but you can check that a sphere is better than at least a cube in this respect. Sphere is better, अपन इसको क्वेश्चन के रूप में थोड़ा बहुत डिस्कस तो कर ही सकते हैं। क्वेश्चन एक लिख सकते हैं, a sphere and a cube have same volume. A sphere and a cube have same volume. Compare their surface areas. थोड़ी सी मैथमेटिक्स है, इसलिए इसने कह दिया है कि इट इज बियॉन्ड द स्कोप ऑफ दिस बुक। हल्का सा हम डेरिवेशन भी करके आइडिया देते हैं आपको कि डेरिवेशन कैसे करना है, पर ये डेरिवेशन आए या ना आए, रिजल्ट याद रखना जरूरी है और टफ है, कंफ्यूज हो जाते हैं कि गिवन एरिया के लिए सेम वॉल्यूम मिनिमम की बात चल रही है कि गिवन वॉल्यूम के लिए सरफेस एरिया मिनिमम की बात चल रही है, और मिनिमम किसका है और मैक्सिमम किसका है, सब कंफ्यूज हो जाते हैं। मैं तो खैर पहले तो इसने कहा है कि वॉल्यूम सेम,
वॉल्यूम सेम है तो 4/3πr³ इज इक्वल टू, अगर क्यूब की बात करूं तो उसमें L³, क्यूब जो है लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट उसकी वॉल्यूम होती है, ये है रिलेशन। तो मैं भी L को निकाल लेता हूं, ये 4/3π⁴ अब सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर अपॉन सरफेस एरिया ऑफ क्यूब अगर देखूं तो स्फीयर का सरफेस एरिया 4πr² और क्यूब का सरफेस एरिया है 6L²। ये और ये हो जाएगा 4π/6 r/l का स्क्वायर। तो अगर r/l की बात करूं तो 3/4π का क्यूबिक रूट है। ये सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर होता है 4πr², सरफेस एरिया ऑफ क्यूब यानी 6 फेसेस का, जहां एक फेस का एरिया है L²। ये 4π/6 तो ठीक है, आगे है r/l का होल स्क्वायर। r/l यानी 3/4π के क्यूबिक रूट 3/4π, बल्कि ये इधर 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 मैं ले जाऊंगा ना, तो 3 to ठीक है, राइट। तो अब ये आपको निकालना पड़ेगा, इसकी थोड़ी सी मैथमेटिक्स रहेगी। ये 3/4π का क्यूब आप इतना तो पक्का है, खैर वो कैलकुलेट ही करना पड़ेगा, उसको कोई अप्रोक्सीमेशन मारने की जरूरत नहीं है। इसे मैं अब सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, इसे मैं यहाँ छोड़ दे रहा हूँ। कैलकुलेट तो किया जा सकता है, पाई को आप अप्रोक्सीमेटली चलिए 3 भी मान सकते हैं, पाई को 3 मान लीजिए अप्रोक्सीमेटली, तो ये हो जाएगा 2π/3। ये अंदर वाले पाई को मैंने अप्रोक्सीमेटली 3 मान लिया, तो 3 और 3 कैंसिल हो गया, तो 1/4 के, वो भी कैलकुलेशन मुश्किल ही है, 1/4 के क्यूबिक रूट का स्क्वायर, क्यूबिक रूट ऑफ 1/4 और उसका स्क्वायर। तो कैलकुलेटर से ही करके चेक कर सकते हैं आप इसको। तो ये जो फिगर आएगा ना, ये आएगा लेस देन 1, ये फिगर आएगा लेस देन 1। तो इससे हमारा ये डिसाइड हो जाएगा कि हाँ, स्फीयर का सरफेस एरिया क्यूब से तो कम होता है, स्फीयर का सरफेस एरिया क्यूब से तो कम होता है, कम से कम ये तय हो जाएगा। थोड़ा सा आइडिया मैंने दे दिया कि कैसे करना है। आपकी खुद एनसीईआरटी कह रही है कि इट इज बियॉन्ड द स्कोप ऑफ दिस बुक, तो हम छोड़ देते हैं, नहीं करते, याद करने की ज्यादा कोशिश करते हैं। एग्जाम हॉल में हम ये सब तो नहीं करेंगे, एग्जाम हॉल में तो रटा रटाया ही याद आएगा। और बस ये इसलिए हमने इसकी पहले बातें की तो हैं कि आप बोलो सेम वॉल्यूम का स्फीयर तो इतना सा बनता है और सेम वॉल्यूम का क्यूब जो है वो ऐसा बनता है, तो दिखने में आइडिया आ जाएगा कि यार ये तो इसका सरफेस एरिया कम है। याद करने के लिए हम ये भी बोलते हैं कि भाई जो हमारा सिर है वो थोड़ा स्फेरिकल है, जो ब्रेन है वो स्फेरिकल है, सिर ऐसा है, सिर ऐसा नहीं है। और एरिया भगवान को तो मिनिमम चाहिए, नेचर को सिर बनाने के लिए एरिया तो मिनिमम चाहिए, नहीं तो उतना ज्यादा ये रिस्क पे रहेगा। एरिया तो मिनिमम चाहिए, इसको लगातार मोड़ते ही चलेगा ना, तो सब इसका मसाला अंदर ठूंस दिया, जितना मास इसका है उतना ही मास इसका है, पर आप इसको मोड़ते ही चलेगा, इसको एक कोई डेफिनेट शेप आपने नहीं दिया, तो सारा मास जो है अंदर घुस गया, ये सरफेस में कम है। सरफेस एरिया स्फीयर का सबसे कम होता है फॉर अ गिवन वॉल्यूम, सरफेस एरिया स्फीयर का मिनिमम होता है, ये आपको याद रखना है बस। और इसीलिए स्टेबल है, स्टेबल कोई भी चीज होती है जिसकी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है। क्वेश्चन लिख दीजिए, व्हाट कीप्स सोप बबल स्टेबल, व्हाट कीप्स सोप बबल स्टेबल, वो अपना शेप कैसे मेंटेन रखते हैं, व्हाट कीप्स सोप बबल्स स्टेबल, तो आपको बोलना है बिकॉज ऑफ द स्फेरिकल शेप, because of the spherical shape their potential energy is minimum because of
The spherical shape, their potential energy is minimum. Spherical shape के कारण potential energy minimum होती है. And a system having minimum potential energy is stable. A system having minimum potential energy is stable. जिसमें पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होती है वो कूदता फांदता रहता है, उचकता रहता है. एक जनरल फिजिक्स की भाषा में बात नहीं कर रहा. जिसमें एनर्जी ज्यादा है वो दौड़ेगा भागेगा, और जिसमें एनर्जी कम है वो एक जगह शांत बैठेगा. जिसमें एनर्जी कम है, थका हुआ है, मरा हुआ है, वो क्या कूदेगा फांदेगा, वो स्टेबल रहेगा. और जिसमें एनर्जी ज्यादा है, उसमें जोश ज्यादा है, वो कूदता फांदता रहेगा, दौड़ता भागता रहेगा. हम तो ये बात करते ही थे वर्क पावर एनर्जी में. यहाँ अगर एक मार्बल आप रख दो, यहाँ एक मार्बल रख दो तो वो जिंदगी भर यहाँ पड़ा रहेगा, क्योंकि अभी उसकी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है. और यहाँ एक मार्बल रख दो तो यहाँ इसका टिकाए रखना मुश्किल है, और हल्का सा छूटा के पूरा नीचे आ जाएगा, क्योंकि यहाँ इसके ग्राउंड से हाइट मैक्सिमम है, तो यहाँ पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है. जिसमें एनर्जी ज्यादा है वो दौड़ता भागता रहेगा और उसका स्टेबिलिटी मुश्किल है, और जो एनर्जी जिसमें मिनिमम है वो स्टेबल रहेगा. अगर आपको किसी की स्टेबिलिटी बढ़ानी है तो उसकी एनर्जी मिनिमम कर दो. ओके, कहता है another interesting consequence of surface tension is that the pressure inside a spherical drop is more than the pressure outside. बस ये क्वेश्चन के रूप में ही लिख दीजिए कि कंपेयर द प्रेशर्स इनसाइड एंड आउटसाइड. कंपेयर द प्रेशर्स इनसाइड एंड आउटसाइड अ स्फेरिकल ड्रॉप. तो आंसर ये है कि अंदर जो है ना प्रेशर हमेशा हमेशा ज्यादा होता है. लिख दीजिए, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, और इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है. प्रेशर इनसाइड अ बबल और अ ड्रॉप इज ऑलवेज मोर. प्रेशर इनसाइड अ बबल और अ ड्रॉप इज ऑलवेज मोर. अंदर प्रेशर हमेशा ज्यादा है, अंदर प्रेशर ज्यादा है. प्रेशर इनसाइड ये है, प्रेशर आउटसाइड ये है, और ये अंदर प्रेशर हमेशा ज्यादा है. शायद ऐसे सरफेस टेंशन के फोर्सेस को रिजल्टेंट कुछ प्रेशर क्रिएट करता है. रिजल्टेंट ऑफ, उसका रीजन है ड्यू टू सरफेस टेंशन. पहले तो ये लिखिए ड्यू टू सरफेस टेंशन. सरफेस टेंशन के कारण अंदर प्रेशर ज्यादा है. रिजल्टेंट ऑफ फोर्सेस ऑफ सरफेस टेंशन क्रिएट एडिशनल प्रेशर इनसाइड. प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया, और फोर्स तो है ही, तो फोर्स अपॉन एरिया से प्रेशर भी होगा. अंदर प्रेशर ज्यादा है. फोर्सेस ऑफ सरफेस टेंशन का रिजल्टेंट अंदर की तरफ काम करेगा. अगर यहाँ भी बात करेंगे, अगर यहाँ भी बात करेंगे तो ये ऐसा आएगा. सरफेस टेंशन के फोर्सेस का रिजल्टेंट अंदर की तरफ काम करेगा, तो अंदर की तरफ थोड़ा एक्स्ट्रा प्रेशर हमेशा रहेगा, इसलिए इनसाइड प्रेशर ज्यादा है. रीजन आपका कमजोर हो सकता है, रीजन इंपॉर्टेंट नहीं है. किसी तरह से ये याद रखना जरूरी है कि चाहे ड्रॉप हो चाहे बबल हो, कुछ भी केस हो, अंदर प्रेशर हमेशा ज्यादा होता है. Inside pressure is always more. तो ये काफी इंपॉर्टेंट केस ये है. सो फिल्म के बारे में मैंने कहा था शायद कि सो फिल्म में दो सरफेसेस होती हैं. एक ये अलग सरफेस है, इसका रंग अलग है, और ये अलग सरफेस है, इसका रंग अलग है. कितनी भी पतली हो, इसमें दो सरफेसेस तो हैं. यहाँ वो मॉलिक्यूल जो एयर के कांटेक्ट में है वो अलग है, और यहाँ जो मॉलिक्यूल एयर के कांटेक्ट में है वो अलग है. इसलिए आपको अगर इसका एरिया ए दिखता है
तो एक्चुअली वह एरिया जिसमें सरफेस एनर्जी रहती है वह एरिया 2a है। यहाँ भी सरफेस में एनर्जी है और यहाँ की सरफेस भी एनर्जी इसमें है, क्योंकि ये भी लिक्विड और एयर के मॉलिक्यूल्स की बाउंड्री बना रही है। सरफेस फिल्म में दो सरफेसेस होती हैं। एक सोप फिल्म में दो सरफेसेस होती हैं, एक सोप फिल्म में दो सरफेसेस होती हैं। इसीलिए अगर मैं सोप फिल्म को मोड़ दूं तो शायद वो इस पे बबल बन जाए, सोप बबल बन जाए। ऐसे मोड़ दूं सोप फिल्म को, एक शीट है मेरे पास पतली सी, उसको मोड़ दूं और बबल बना लूं। तो उसमें भी वो सरफेसेस जिसमें सरफेस एनर्जी रिसाइड करती है वो दोनों तरफ का लेना चाहिए। पहले तो हम सोप बबल की ही बात कर लेते हैं, पहले लिक्विड ड्रॉप की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन लिख दीजिए, कैलकुलेट द इफेक्टिव सरफेस एरिया, calculate the effective surface area for a liquid drop. Effective surface area for a liquid drop. Liquid drop जो है वो ये बाउंड्री के मॉलिक्यूल्स हैं। इनमें एनर्जी थोड़ी एक्स्ट्रा पोटेंशियल एनर्जी है इनमें, जिनको हम सरफेस एनर्जी कहते हैं। ये एक इंटरफेस है, ये एयर है और ये लिक्विड है। There is only one interface, one liquid air interface. तो इस एरिया में जितने मॉलिक्यूल्स लाया करते हैं उनकी एनर्जी सरफेस एनर्जी कहलाती है। तो इफेक्टिव एरिया आपकी बात जो है वो है 4 पाई आर स्क्वायर, जिसे आप अगर डायमीटर के टर्म्स में लिखें, अगर रेडियस को d/2 लिखें तो ये है पाई d स्क्वायर। जो इफेक्टिव एरिया है वो केवल एक फेस का है, एक सरफेस का है। और ड्रॉप में, ये लिक्विड ड्रॉप है, अंदर पूरा पानी भरा हुआ है, लिक्विड भरी हुई है। लिक्विड ड्रॉप में खाली एक एयर और लिक्विड के मॉलिक्यूल्स का इंटरफेस है, और जो इफेक्टिव एरिया जिसके मॉलिक्यूल्स में सरफेस एनर्जी रिसाइड करती है वह इफेक्टिव एरिया 4 पाई आर स्क्वायर, पाई डी स्क्वायर। और अब हम बात करते हैं, क्वेश्चन के रूप में लिख सकते हैं, कैलकुलेट द इफेक्टिव सरफेस एरिया ऑफ अ सोप बबल effective surface area of a soap bubble. ये एयर है और ये भी एयर है, ये लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं। तो एयर और लिक्विड के मॉलिक्यूल्स की एक बाउंड्री ये है और एयर और लिक्विड के मॉलिक्यूल्स की एक बाउंड्री ये है। ये तो ऐसे ही लग रहा है जैसे मैंने सोप फिल्म को लेके मोड़ के बबल बना दिया है। तो सोप फिल्म has two surfaces. Similarly, a soap bubble has two surfaces. Surfaces मतलब liquid air interface. Liquid air interface. इफेक्टिव एरिया जो है ना वो 2a है, वो 2 × 4 पाई आर स्क्वायर है, इसलिए वो 8 पाई आर स्क्वायर। सोप बबल में दो सरफेसेस हैं और जो एरिया है, जिस एरिया के मॉलिक्यूल्स को हम बोलते हैं कि सरफेस बना रहे हैं, ये मॉलिक्यूल्स भी एक सरफेस बना रहे हैं और ये मॉलिक्यूल्स भी एक सरफेस बना रहे हैं। तो जो इफेक्टिव एरिया हो गया वो हो गया 8 पाई आर स्क्वायर। वह एरिया जिसमें सरफेस एनर्जी रिसाइड करती है, दैट एरिया इज इक्वल टू 8 पाई आर स्क्वायर। क्वेश्चन जब आता है तो आपको देखना है कि ये बबल है कि ड्रॉप है। बबल है कि ड्रॉप है। अगर ये ड्रॉप है तो एरिया एक ही लेंगे
और अगर ये बबल है तो एरिया 2 लेंगे, 8 पाई आर स्क्वायर लेंगे। ये सो बबल पे इसलिए एम्फेसाइज कर रहा है ये, क्योंकि कभी कभी एयर बबल भी होता है। आप हेडिंग दे सकते हैं एयर बबल, और एयर बबल की अगर बात करेंगे तो आप इनसाइड अ लिक्विड कॉलम बात करेंगे, एयर बबल इनसाइड अ लिक्विड कॉलम, ये हो गया। ये एयर का बबल है, कभी कभी इसकी बात होती है पर हो तो सकती है। सो बबल और एयर बबल में ये फर्क है, एयर बबल में वो आप देख रहे हैं एयर के और लिक्विड के मॉलिक्यूल्स की एक ही बाउंड्री, इसलिए ये डिफरेंशिएट करना जरूरी है कि ये एयर बबल है कि सो बबल है। 3 केसेस बनते हैं, ये एक बनता है लिक्विड ड्रॉप, एक बनता है सोप बबल, और एक बनता है एयर बबल। तो इसमें भी एरिया 4 पाई आर स्क्वायर है, इसमें भी इफेक्टिव एरिया 4 पाई आर स्क्वायर है, और इसमें इफेक्टिव एरिया 8 पाई आर स्क्वायर है। हमेशा से सरफेस टेंशन में एक ही प्रॉब्लम रही है कि 2 से मल्टीप्लाई करना है या नहीं करना है। सो बबल में इफेक्टिव एरिया की कैलकुलेशन में 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, बाकी कहीं नहीं। सर जी बोलिए। सर मैंने एयर बबल का एक ही एरिया इसलिए लिया क्योंकि बाहर भी लिक्विड ही आगे, तो वो एक ही हाँ अपन मान सकते हैं, सिर्फ एयर है अंदर। हाँ हाँ, ये एयर के मॉलिक्यूल्स हैं और ये लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं। तो एयर लिक्विड मॉलिक्यूल्स जहाँ होते हैं उसी को हम लोग इंटरफेस कहते हैं, यही सरफेस बना रहे हैं बस। एयर लिक्विड मॉलिक्यूल्स की एक ही सरफेस है, तो वह एरिया जिसमें सरफेस एनर्जी रिसाइड करती है वह एरिया केवल 4 पाई आर स्क्वायर है। और सो बबल में ये अंदर भी है बाहर भी है। सो बबल में ये एयर है और ये लिक्विड है, और यहाँ पे ये एयर है और ये लिक्विड है। तो एयर और लिक्विड की एक बाउंड्री ये है और एयर और लिक्विड की एक बाउंड्री ये है। यहाँ मैंने इनके रेडियस दोनों बराबर ही माने हैं, R1 R2 नहीं माने हैं। बहुत ही थिन सोप फिल्म होती है तो आप R1 और R2 को बराबर मान सकते हैं, इसलिए 4 पाई आर स्क्वायर अंदर का और 4 पाई आर स्क्वायर बाहर का टोटल मिला के एरिया हो गया 8 पाई आर स्क्वायर। तो बस प्रॉब्लम यही है कि आपको एरिया कहाँ 2 लेना है और कहाँ 1 लेना है, बस हमेशा यही प्रॉब्लम है। सोप अगर नाम आ गया तो सोप फिल्म है या सोप बबल है तो हम 2 से मल्टीप्लाई जरूर करते हैं। इसके बाद आप क्वेश्चन लिख दीजिए कि फाइंड द वर्क डन, फाइंड द वर्क डन against the forces of surface tension, find the work done against the forces of surface tension to blow, BLOW, blow a soap bubble of radius r. Find the work done against the forces of surface tension to blow a soap bubble of radius r. सरफेस टेंशन तो इसको तुरंत इसकी सरफेस जैसे ही बनेगी सरफेस टेंशन के फोर्सेस काम करने लगेंगे और वो चाहेंगे कि एरिया को मिनिमाइज करें, पर आप एरिया बढ़ाना चाहते हैं तो आपको वर्क करना पड़ेगा। जो हम फूंक मारते हैं बबल को ब्लो करने के लिए वो वर्क करती है, बबल को फुलाती है, ब्लो करती है। खैर, तो जो वर्क डन है एनीवे वर्क डन शायद यही होगा, सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया, surface energy per unit area multiplied by the area created। सरफेस में एनर्जी आपको प्रोवाइड करनी पड़ेगी, तो सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया अगर आप एस कह रहे हैं तो जो एडिशनल एरिया क्रिएटेड है वो 4 पाई आर स्क्वायर इंटू 2 है। अगर आप सो बबल की बात कर रहे हैं तो सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया को एस कहते हैं और वही सरफेस टेंशन भी कहलाती है। इसको अगर मैं टी कह दूं तो हो गया 8 पाई आर स्क्वायर टी। सरफेस टेंशन को आप एस कहिए या आप टी कहिए, वो आपको डिसाइड करना है। किताब ने जो फॉलो किया है सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया को वो सरफेस टेंशन कहता है और उसको एस से लिखता है।
हमारे पास सरफेस टेंशन के दो फॉर्मूले थे, फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन पर यूनिट लेंथ या सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया। सरफेस टेंशन के जिसे एस भी कहते हैं और टी भी कहते हैं, एनसीईआरटी कह रही है एस, आपको ये एक आदत डाल लीजिए, एग्जाम में एस का नाम फॉलो होगा ये जरूरी नहीं है। सरफेस टेंशन का फॉर्मूला फोर्स पर यूनिट लेंथ भी है और सरफेस टेंशन का फॉर्मूला सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया भी है। तो सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया मल्टीप्लाइड बाय द एरिया क्रिएटेड, दिस इज इक्वल टू द वर्क डन बाय अस इन ब्लोइंग द बबल अगेंस्ट द फोर्सेस ऑफ सरफेस टेंशन। आप सरफेस बना रहे हैं तो सरफेस एनर्जी का रिक्वायरमेंट भी तो मीट करिए। इस सरफेस एनर्जी इतना एरिया क्रिएट करना है और उस यूनिट एरिया में इतनी सरफेस एनर्जी है, तो इतनी टोटल सरफेस एनर्जी, दिस इज इक्वल टू सरफेस एनर्जी ऑफ बबल क्रिएटेड। जो आप वर्क कर रहे हैं दैट इज इक्वल टू सरफेस एनर्जी ऑफ बबल क्रिएटेड। इसी तरह अगला क्वेश्चन आप लिख सकते हैं कि कैलकुलेट द वर्क डन, कैलकुलेट द वर्क डन in increasing the radius of a soap bubble, in increasing the radius of a soap bubble of radius r, work done in increasing the radius of a soap bubble of radius r by delta r. Calculate the work done in increasing the radius of a soap bubble of radius r by delta r. Now work done is equal to final energy minus initial energy, ये तो potential energy है और potential energy work done तो हमेशा ही होता है, U final minus U initial। तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी है 8 पाई r2 स्क्वायर, अगर नए रेडियस को मैं r2 बोल दूं, इनटू सरफेस टेंशन माइनस 8 पाई r1 स्क्वायर इनटू सरफेस टेंशन। तो यह है 8 पाई r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर इनटू सरफेस टेंशन। जो वर्क डन है वो है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन सरफेस एनर्जी, और सरफेस एनर्जी सोप बबल की यही होती है, एरिया ये पूरा दोनों सरफेसेस का लीजिए, है ना। अब वो उसमें R2 का मालूम है क्या लिख रहा है, वो कह रहा है R2 है R1 प्लस डेल्टा, डेल्टा है चेंज, तो हाँ ठीक है, फिर हम इसे लिख सकते हैं, ये है R प्लस डेल्टा R का होल स्क्वायर माइनस R का स्क्वायर इनटू सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन को एनसीईआरटी ने S का नाम दिया है, तो जो वर्क डन है जो कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर है, फिर वो हो जाएगा R स्क्वायर प्लस डेल्टा R स्क्वायर प्लस 2R डेल्टा माइनस R स्क्वायर इनटू S। नाउ डेल्टा R इज अ नेग्लिजिबल फिगर, अगर वो कह रहा है कि डेल्टा तो हम नॉर्मली चेंज के लिए लेते हैं, वैसे इसमें तो शुरू से 4 पाई लेके चला है। सपोज हम ड्रॉप की बात कर रहा है, सॉरी, आप उस क्वेश्चन को अगर ये ड्रॉप, इसमें जो एनसीईआरटी ने दिया है वो ड्रॉप की बात की है, मैं बबल पे चला गया, मैं अगर एनसीईआरटी ही फॉलो कर रहा हूं तो मैं ऐसे बबल की जगह बबल काट के ड्रॉप बनाना चाहूंगा। इस क्वेश्चन को रहने दीजिए, ड्रॉप के लिए अलग से लिख लेते हैं। मैं अभी यहाँ यही बताऊंगा कि आप क्या इसको तो जीरो मान ही लीजिए और इसको भी जीरो मान लीजिए, इसको रहने दीजिए, चलिए इसको तो जीरो मान ही लीजिए, क्योंकि डेल्टा आर काफी छोटा फिगर है, तो डेल्टा आर इंटू डेल्टा आर का स्क्वायर छोटा इंटू छोटा हो जाएगा, डेल्टा आर काफी छोटा फिगर है तो डेल्टा आर का स्क्वायर तो और भी छोटा होगा, तो ये वाला टर्म खत्म हो गया, ये वाला खत्म हो गया, बस ये बचा और ये बचा। ये कम से कम एक बड़े फिगर आर से तो मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये पूरी की पूरी एक्सप्रेशन नेग्लिजिबल नहीं है, खाली ये नेग्लिजिबल है। छोटा स्क्वायर, छोटा 0.001 का स्क्वायर करेंगे तो वो और भी छोटा आएगा, छोटा इंटू छोटा इज महा छोटा, बहुत छोटा, ये नेग्लेक्ट कर देंगे हम, बाकी रहने देंगे। ऐसा ही इसे हम लिक्विड ड्रॉप के लिए कर सकते हैं। अगर यही आपको लिक्विड ड्रॉप के लिए करना हो तो ड्रॉप का एरिया होता है 4 पाई R2 स्क्वायर माइनस 4 पाई R1 स्क्वायर
into T 4 pi R2 square minus R1 square into T। अगर वो कहता है ड्रॉप इज द की वर्ड, ये मिस हो ही जाता है कि ड्रॉप है कि बबल है। ड्रॉप का रेडियस R1 से बढ़ा के R2 करना है तो इतना वर्क आपको करना पड़ेगा। और फिर R2 को मैं लिख रहा हूँ R1 प्लस डेल्टा R का स्क्वायर, खाली R ही लिख लेता हूँ, माइनस R का स्क्वायर इंटू T, तो जब 4 पाई R स्क्वायर प्लस डेल्टा R का स्क्वायर माइनस 2R डेल्टा R, सॉरी प्लस 2R डेल्टा R माइनस R का स्क्वायर इंटू T। ये R स्क्वायर माइनस R स्क्वायर कैंसिल हो गया, इसको हमने नेग्लिजिबल मान लिया, तो ये हो गया 4 पाई इंटू 2R डेल्टा R इंटू सरफेस टेंशन। ऐसा कुछ एक्सप्रेशन आ रहा है, जिसका कोई अलग से मीनिंग नहीं है। आपको ऐसे सारे नए सवालों में बेसिकली चेंज इन एरिया क्रिएट करना, कैलकुलेट करना पड़ेगा कि नया एरिया हमने कितना क्रिएट किया है। इतना सो पहले था और इतना बाद में है, तो चेंज इन एरिया इस रिजल्ट को वो आगे ले जाएगा। पर पहले तो मैं वर्क डन का फिर से ये फॉर्मूला आपको याद दिलाता हूँ, इसको देखते हुए कि वर्क डन टी डेल्टा ए, वर्क डन टी डेल्टा ए इज इक्वल टू सरफेस एनर्जी या चेंज इन सरफेस एनर्जी इज इक्वल टू चेंज इन सरफेस एनर्जी। जो वर्क डन है वो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होता है, फिलहाल यहाँ हम चेंज इन सरफेस एनर्जी बोलेंगे, और वो टी डेल्टा ए है। सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया इनटू द एडिशनल एरिया क्रिएटेड इज अ चेंज इन सरफेस एनर्जी। इस रिजल्ट को वो आगे कहीं यूज करेगा। ये जो अभी हमने सीखा तो ये कि न्यूमेरिकल अगर ये कहेगा कि ड्रॉप को रेडियस R1 से बढ़ा के R2 करना है तो उसे कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, तो वो है 4 पाई R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर इंटू T, ये सीखिए। वो कहता है अगर एक बबल का रेडियस R1 से बढ़ा के R2 करना है तो उसको कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, तो 8 पाई R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर इंटू T, ये सीखिए बस। ये वाली जो बात हमने लिखी है इस पर कोई स्टार देने की जरूरत नहीं है कि ये 8 पाई R डेल्टा R इंटू S, ये जो एकदम एनसीईआरटी की जो बातें हैं फिलहाल वो इंपॉर्टेंट नहीं है, वो शायद एक डेरिवेशन का पार्ट है। कहता है if the drop is in equilibrium this energy cost is balanced by the energy gain due to expansion under the pressure difference। अंदर और बाहर प्रेशर डिफरेंस है, तो वर्क डन जो है इक्विलिब्रियम में, तो ड्रॉप अल्टीमेटली है ही सब बन जाने के बाद। तो ये जो एनर्जी आपने दी है ये गई कहाँ है, ये प्रेशर डिफरेंस ये जो एनर्जी है वर्क डन पर प्रेशर, जैसे फ्लूइड्स बर्नौलीज थ्योरम में जैसे पढ़ा था ना मैंने, प्रेशर एनर्जी, प्रेशर एनर्जी होता है P डेल्टा V टाइप का, तब की बात प्रेशर डिफरेंस है P इनसाइड माइनस P आउटसाइड, और जो वॉल्यूम में मैंने चेंज क्रिएट किया है ना वो इतनी थी, इतनी पैदा कर दी, तो जो इनटू डेल्टा V, जो 4 पाई R स्क्वायर इनटू डेल्टा R, ये चेंज इन वॉल्यूम है। ये वाला जो डेरिवेशन है वो इंपॉर्टेंट नहीं है। प्रेशर एनर्जी में आपने ये एक्सटर्नल प्रेशर के बावजूद आपने इसे एक्सपेंड किया है, तो ये जो एनर्जी वर्क आपने किया है ऑल्सो हम कह सकते हैं कि वर्क डन गेट स्टोर्ड एज प्रेशर एनर्जी। प्रेशर एनर्जी है P डेल्टा V टाइप का, तो प्रेशर इनसाइड माइनस प्रेशर आउटसाइड इनटू ये जो एक्स्ट्रा वॉल्यूम आपने क्रिएट किया ये वाली, जो कि 4 पाई R स्क्वायर डेल्टा, और ये सरफेस टेंशन इनटू 8 पाई R स्क्वायर डेल्टा R भी है। अगर ड्रॉप की बात कर रहे हैं तो ठीक है। अब इससे आप प्रेशर इनसाइड माइनस प्रेशर आउटसाइड निकाल सकते हैं। ये पाई R स्क्वायर, तो डेल्टा R कैंसिल हो गया, पाई R स्क्वायर कैंसिल हो गया, और यहाँ पर ये 2T हो गया, और
एक इसमें आर का टर्म बच जाना चाहिए। 8 पाई आर ये है, ये 8 पाई आर डेल्टा आर आया है, ये वाला जो टर्म आया है ये 8 पाई आर डेल्टा आर आया है, सरफेस टेंशन इनटू 8 पाई आर डेल्टा आर। तो जब आप इसे डिफरेंस कर रहे हैं तो ये 2t बाई आर है। डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है। पिछले पार्ट में हमने ये देखा था कि रेडियस आर को आर प्लस डेल्टा आर कर रहे हैं तो सरफेस एनर्जी में चेंज कितना है, तो उसकी एक्सप्रेशन ये आई थी, वो मैंने गलती से आर स्क्वायर लिख दी थी, उसकी एक्सप्रेशन ये आई थी। और अब अगर मैं ये बोलूं कि ये जो मैंने वर्क किया है ये प्रेशर एनर्जी के रूप में एडिशनल एरिया क्रिएटेड में स्टोर हो गया है, वर्क डन प्रेशर इनटू वॉल्यूम भी एक प्रकार की एनर्जी होती है। एक होती है पोटेंशियल एनर्जी, एक होती है काइनेटिक एनर्जी, एक होती है प्रेशर एनर्जी। तो प्रेशर एनर्जी होता है पीवी, बर्नौलीज थ्योरम में पढ़ा कि पीवी एक एनर्जी है बस। तो इन दोनों को जब मैंने इक्वेट कर दिया, ये भी एक वर्क डन है, ये भी एक वर्क डन है और ये भी एक वर्क डन है, इन दोनों को इक्वेट कर दो तो आपको प्रेशर डिफरेंस का फॉर्मूला आ गया 2t बाई आर। बस आपको यही याद करना है, आपको यही रटना है। फिर से लिख दीजिए, हेडिंग दे दीजिए एक्सेस प्रेशर, एक्सेस प्रेशर, और उसमें लिख दीजिए प्रेशर इनसाइड a bubble oblique a drop is more. So pressure inside minus pressure outside delta P, इसको एक्सेस प्रेशर कहते हैं। अंदर कितना प्रेशर ज्यादा है बाहर की तुलना में उसको एक्सेस प्रेशर कहते हैं। और फॉर अ सोप, फॉर अ ड्रॉप, फॉर अ लिक्विड ड्रॉप, फॉर अ लिक्विड ड्रॉप डेल्टा P इज 2t बाई आर। और फिर मैं ये भी समझता हूँ कि अगर सोप बबल की बात करोगे तो सोप बबल में तो हर चीज डबल हो ही जाएगी, एरिया तो मैं डबल लूंगा ही, अंदर का भी और बाहर का भी। तो ये 4t बाई आर आएगा। जहाँ एक सरफेस है, जहाँ एक सरफेस है वहाँ प्रेशर डिफरेंस 2t बाई आर है। लिक्विड ड्रॉप वन सरफेस, और अ सोप बबल जहाँ 2 सरफेसेस हैं वहाँ जो एक्सेस प्रेशर है अंदर और बाहर का प्रेशर डिफरेंस है वो 4t बाई आर है। केवल ये रिजल्ट्स आपको याद करने चाहिए, और ये एक लिक्विड ड्रॉप के लिए है और ये एयर बबल के लिए भी हो जाएगा। और लिक्विड ड्रॉप और एयर बबल जहां जहां भी एक सरफेस होगी, एयर बबल वन सरफेस, जहां जहां भी एक सरफेस होगी वहां 2t बाई आर अंदर और बाहर का प्रेशर डिफरेंस, और सोप बबल के लिए 4t बाई आर बस। तो these results are highly useful। डेरिवेशन अपन ने किया तो और इम्पोर्टेंट नहीं है, सिवाय स्कूल एग्जाम्स के आपको ये रिजल्ट्स यूज करने हैं वेरियस टाइप्स ऑफ न्यूमेरिकल्स में। कहता है इन जनरल फॉर अ लिक्विड गैस इंटरफेस द कॉन्वेक्स साइड इज हायर प्रेशर देन द कॉन्वेक्स साइड, देन द कॉन्केव साइड। ये बात इसने गलत बोली है। फॉर एग्जाम्पल एन एयर बबल इन अ लिक्विड वुड हैव हायर प्रेशर इनसाइड इट। तो अगर अंदर से अगर मैं देखूं, भाई कोई भी सरफेस का आप नाम वहां से देखते हो जहां से आप खड़े हो गए उसे देखते हो। अगर मैं ये बात करूं तो यहाँ से जब मैं इसका नाम देख रहा हूँ तो ये कॉन्वेक्स सरफेस है, और जब मैं यहाँ से देख रहा हूँ तो ये कॉन्केव सरफेस है। वो उसने गलत पढ़ा है एनसीईआरटी ने। हमेशा जहाँ से भी आप देखते हो और सरफेस आपको कॉन्केव दिखती है ना, वहां प्रेशर ज्यादा होती है। इस बात पे 4 स्टार देके लिख दीजिए, प्रेशर ऑन द कॉन्केव साइड इज ऑलवेज मोर। ये और क्लियर कर दूंगा कहीं आपको। कहता है इन जनरल फॉर अ लिक्विड गैस इंटरफेस द कॉन्वेक्स साइड इज अ हायर प्रेशर। ये गलत है, कॉन्केव साइड पे हमेशा प्रेशर ज्यादा होता है। कहता है एयर बबल इन अ लिक्विड वुड हैव हायर प्रेशर इनसाइड इट। अब एयर बबल इन अ लिक्विड की आप बात कर रहे हैं तो लिक्विड के अंदर यहाँ से देखने पे कॉन्केव है ना, यहाँ से तो ये कॉन्वेक्स ही है, यहाँ ये कॉन्केव है, यहाँ से तो ये कॉन्वेक्स ही है। और यहाँ अगर कह रहा है अंदर प्रेशर ज्यादा है मतलब कॉन्केव साइड प्रेशर ज्यादा है। ये हमेशा ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट है, याद रखना तो मुश्किल है कि कॉन्केव साइड प्रेशर ज्यादा क्यों है, कैसे है, और कॉन्केव साइड प्रेशर ज्यादा है।
A bubble figure 10.2c differs from a drop and a cavity. In this, it has two interfaces applying the same argument as above. Bubble के लिए इसने pressure difference दे दिया आपको 4s/r. ये surface tension की बात कर रहा है liquid और air की La. तो मैं हमेशा liquid और air की surface tension को ही मानता हूँ. सवाल में अगर मुझे एक ही surface tension दी है तो मुझे कोई चिंता की बात ही नहीं है. ये 4s/r है, s between liquid and air है, इसकी परवाह नहीं है. वो आपको न्यूमेरिकल में एक ही surface tension देगा तो वही आपको यूज करनी है. यहाँ ये कौन सी सरफेस टेंशन है 4s/r में, उसकी परवाह न करें. जो डोमिनेंट सरफेस टेंशन है वो लिक्विड और एयर के बीच की सरफेस टेंशन ही होती है. And this is probably why you have to blow hard, not too hard to form a soap bubble. Soap bubble बनाने में आपको ज्यादा एरिया क्रिएट करना है, ज्यादा सरफेस क्रिएट करनी है, ज्यादा एरिया के मॉलिक्यूल्स में सरफेस एनर्जी होती है तो आपको ज्यादा एनर्जी देनी है. हाँ, आप ज्यादा हार्ड ब्लो करेंगे तो वो फूट ही जाएगा. अंदर प्रेशर इतना ज्यादा हो जाएगा कि वो सरफेस टेंशन के फोर्सेस बैलेंस नहीं कर पाएंगे और सारी हवा उसको तोड़ के बाहर निकल जाएगी. लिटिल एयर, लिटिल एक्स्ट्रा प्रेशर, साफ-साफ कह रहा लिटिल एक्स्ट्रा एयर प्रेशर इज नीडेड इनसाइड. अ लिटिल एक्स्ट्रा एयर प्रेशर इज नीडेड इनसाइड. क्या होता है सरफेस टेंशन के फोर्सेस तो यहाँ ऐसे काम कर रहे हैं ना, तो उनका प्रेशर हमेशा इनसाइड होता है. जहाँ इधर काम कर रहे हैं उनका प्रेशर हमेशा इनसाइड होता है. अंदर प्रेशर हमेशा ज्यादा होता है. उसकी पूरी डायरेक्शन की परवाह हम ना करें. लॉजिक ज्यादा डेवलप करने की कोशिश ना करें. सरफेस टेंशन के फोर्सेस का रिजल्टेंट यहाँ काम कर रहा है. सरफेस टेंशन के फोर्सेस का रिजल्टेंट यहाँ काम कर रहा है. यहाँ थोड़ा फोर्स ज्यादा है, अंदर प्रेशर थोड़ा सा ज्यादा है. फोर्स ज्यादा है तो फोर्स अपॉन एरिया ज्यादा है, तो अंदर प्रेशर ज्यादा है. सरफेस एयर बबल लिख लीजिए. मोर वर्क इज टू बी डन इन ब्लोइंग अ सोप बबल. More work is to be done in blowing a soap bubble because it has more surface energy. Because we have to provide more surface energy. Because we have to provide more surface energy to create a soap bubble. We have to provide more surface energy to create a soap bubble. मैं एक छोटा सा क्वेश्चन यहाँ से आपसे एक डिस्कस और कर ही लेता हूँ. इस टाइप से मेनली क्वेश्चन तो यही आएंगे आपको. n आइडेंटिकल ड्रॉप्स ऑफ रेडियस r combined together to form a big drop. बस इसका रेडियस नहीं दिया है, बड़ी ड्रॉप का रेडियस नहीं दिया है. कैलकुलेट डेल्टा. n आइडेंटिकल ड्रॉप्स हैं रेडियस r की, कंबाइंड टुगेदर टू फॉर्म अ बिग ड्रॉप. कैलकुलेट डेल्टा a. और एक बार डेल्टा a निकाल लिया तो सरफेस टेंशन इनटू डेल्टा a कर देना तो आपको ये भी मिल जाएगा कि वर्क डन कितना करना है. वर्क डन अगर मुझे निकालना है तो सरफेस टेंशन इनटू एडिशनल एरिया क्रिएटेड. तो पहले तो डेल्टा ही निकाल लें बस. तो इसमें सबसे पहले तो मुझे बात ये दी है कि 4/3 पाई r क्यूब इंटू n इज इक्वल टू 4/3 पाई r क्यूब. पहले तो मुझे कैपिटल R और छोटे r में एक रिलेशन होना चाहिए मेरे पास. मान लीजिए छोटी छोटी ड्रॉप्स हैं और ये मिलके बड़ी ड्रॉप बना रही हैं और बड़ी ड्रॉप का रेडियस r है. तो वॉल्यूम कंजर्वेशन या मास कंजर्वेशन लगा रहा हूं मैं कि एक छोटी बूंद की वॉल्यूम इनटू n इज इक्वल टू एक बड़ी बूंद की वॉल्यूम. n छोटी छोटी बूंदों की वॉल्यूम इज इक्वल टू एक बड़ी बूंद की वॉल्यूम. इससे 4/3 पाई कैंसिल हो गया. r क्यूब इज इक्वल टू n r क्यूब. तो r इज इक्वल टू n r. r इज इक्वल टू n r. बड़ी बूंद के रेडियस, सॉरी गलत हो गया ये, r इज इक्वल टू n टू द पावर 1/3 r. बड़ी बूंद के रेडियस और छोटी बूंद के रेडियस में ये रिलेशन हमें जरूर याद ही रखना चाहिए. ये रिलेशन याद रखने लायक है. अगर ये आइडेंटिकल ड्रॉप्स हैं तो बड़ी बूंद के रेडियस और छोटे बूंद के रेडियस में ये रिलेशन याद रखने लायक है. अब जो मुझे कैलकुलेट करना है वो है 4πr² माइनस n इंटू 4πr². दिस इज इक्वल टू डेल्टा a. नहीं, उल्टा लिखना पड़ेगा एक्चुअली.
ये मेरे को अलग से आपको बताना पड़ेगा, जो कि काफी इम्पोर्टेंट भी है। ये आपको अलग से बताना पड़ेगा कि n छोटी छोटी ड्रॉप्स का जो एरिया है ना वो ज्यादा है। इसका ये पूरा एरिया मैं छू सकता हूँ, इसका पूरा एरिया, यहाँ इतने सारे मॉलिक्यूल्स का सरफेस एनर्जी है, और यहाँ तो अगर एक बड़ी बूंद बना दी तो बहुत सारे तो अंदर ही घुस गए ना मॉलिक्यूल्स, बहुत सारी बूंदें तो अंदर ही घुस गई। अब मुझे केवल ये लेनी है, एक बड़ी बूंद का सरफेस एरिया जो है ना वो कम है भैया, इन छोटी छोटी बूंदों का ज्यादा था, क्योंकि अब कुछ बूंदें तो अंदर ही घुस गई, इनके तो एरिया, अब ये सरफेस तो मैं तो बना ही नहीं रही, सरफेस तो खाली इन्हीं की ले रहा हूँ। ये आपको याद रखना पड़ेगा कि सरफेस एरिया ऑफ n स्मॉल ड्रॉप्स इज मोर एंड सरफेस एरिया ऑफ वन बिग ड्रॉप इज लेस। काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 स्टार देने लायक है कि सरफेस एरिया ऑफ n स्मॉल ड्रॉप्स इज मोर। मैं उनका रेशो भी निकलवा देता हूँ अभी आपको। तो बस अब एक काम कर सकते हैं, n इंटू 4πr² माइनस 4π, कैपिटल R की जगह लिख देता हूँ n टू द पावर 1/3 इंटू r का स्क्वायर, ये बस ऐसे ही कुछ आ जाएगा, 4πr² कॉमन आ जाएगा, n माइनस n टू द पावर 2/3 आ जाएगा, और आप चाहो तो n टू द पावर 2/3 पूरा कॉमन ले सकते हो। अगर n टू द पावर 2/3 कॉमन ले लो तो ये ऐसा ही हो गया। वो कोई ज़रूरी नहीं है कि आप इसको याद करें, ये ज़रूरी नहीं है, आप बस इस पर फोकस करें कि n बड़ी ड्रॉप, n छोटी छोटी बूंदों का एरिया ज़्यादा होता है, ज़्यादा बूंद है तो ज़्यादा एरिया, क्योंकि हर बूंद का पूरा वो सरफेस एरिया बना रहा है, वो एरिया सरफेस के कहलाने के काम आ रहा है। ज़्यादा बूंदों का एरिया भी ज़्यादा होता है, और एक बूंद भले ही बड़ी बूंद हो पर उसका एरिया कम होता है। और n छोटी छोटी बूंदों का एरिया माइनस एक बड़ी बूंद का एरिया, और बड़ी बूंद के रेडियस को मैंने ऐसा लिख दिया n टू द पावर 1/3 इंटू छोटा r, इस टाइप से कुछ। रिजल्ट आप याद कर पाए या ना कर पाए, ये बेसिक्स याद रखें, और ये रिजल्ट याद रखें कि बड़े आर और छोटे आर में क्या रिलेशन होता है, फिर आप सब मैनेज कर लेंगे। रिजल्ट तो याद नहीं होगा शायद, डेरिवेशन को याद करें, यहाँ से डेरिवेशन को याद करें। एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपको ये भी करा देता हूँ, यही क्वेश्चन है, कंपेयर सरफेस एनर्जी, सीधे मैंने एनर्जी बोल दिया, एरिया नहीं बोला, और वन बिग ड्रॉप टू n स्मॉल ड्रॉप्स। ये शायद और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। n identical drops of radius are combined together to form a big drop. Compare surface energies of one big drop to n small drops. जो आपको निकालना है वो है n इंटू 4πr² इंटू सरफेस टेंशन अपॉन 4π कैपिटल R² इंटू सरफेस टेंशन। उल्टा लिख दिया, सॉरी। वन बिग ड्रॉप, एक बड़ी बूंद, ये आएगा, ये एक बड़ी बूंद का एरिया है और ये उसकी सरफेस टेंशन है, तो एरिया इंटू सरफेस टेंशन, सरफेस एनर्जी होगी, सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया मल्टीप्लाइड बाय द एरिया, सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया मल्टीप्लाइड बाय द एरिया, ये एक बड़ी बूंद की सरफेस एनर्जी हो गई, और ये n छोटी बूंदों का चाहिए, सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया मल्टीप्लाइड बाय द टोटल सरफेस एरिया। तो 4π तो कैंसिल कर देता हूँ, s कैंसिल कर देता हूँ, हो जाएगा 1/n इंटू r/r का स्क्वायर, ये हो गया n टू द पावर 1/3 का स्क्वायर, हो गया 1/n इंटू n टू द पावर 2/3, यानी n टू द पावर 2/3 माइनस 1, यानी n टू द पावर माइनस 1/3। ये याद करने लायक है, 5 स्टार दिए जाएंगे इसके रिजल्ट को। इससे भी क्लियर होता है लेस देन 1, एक बड़ी बूंद का सरफेस एनर्जी कम है क्योंकि सरफेस एरिया ही कम है, एक बड़ी बूंद का सरफेस एरिया कम है, बस। ये फिर मैं बोल रहा हूँ कि छोटी छोटी बूंदों में ये सब सरफेस एरिया काउंट होगा, और जब ये बड़ी बूंद बनाएंगी तो केवल इनका काउंट होगा, ये जो अंदर बूंदें चली गई इनका एरिया तो अब काउंट ही नहीं होगा, ये सरफेस नहीं बना रही,
तो सरफेस में अब कम बूंदें आ रही हैं, खाली उनका सरफेस एरिया लेंगे। बड़ी बूंद का एरिया कम होता है, और बड़ी बूंद में क्योंकि बहुत सारी छोटी छोटी बूंदें तो अंदर ही घुस जाती हैं, बस ये याद रखना है आपको किसी तरह। तो एक बड़ी बूंद का सरफेस एनर्जी अपॉन n छोटी बूंदों की, n छोटी बूंद, ज्यादा जहाँ बूंदें हैं वहाँ एरिया भी ज्यादा होता है, और जहाँ ज्यादा बूंदें हैं वहाँ एनर्जी भी ज्यादा होती है। n छोटे छोटे रिविजन बहुत अच्छे हैं एक बड़े रिविजन के बजाय। n छोटे छोटे रिविजन करोगे ज्यादा फायदा मिलेगा। आप सोचो कि आपके पास किसी दिन इतना टाइम हो कि आप एक टॉपिक पे 200 क्वेश्चन कर लो, तो उतना फायदा नहीं होगा। 200 क्वेश्चन कर भी लोगे तो जितने 5 एक टॉपिक के रोज क्वेश्चन करोगे तो ज्यादा फायदा होगा। छोटे छोटे रिविजन्स ज्यादा काम के हैं, भले ही आप उसमें पूरा चैप्टर रिवाइज कर पाए या ना कर पाए गाइस। सो दैट इज ऑल अबाउट इट टुडे। थैंक यू।